अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 5405 एंड 1429 ये दोनों बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होते हैं, जो कि बीएस, बीकॉम, एडी और सिंपल बीए क्लासेस के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में यूज़ होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी एडिशन, उनकी अदर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, हम इसमें पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है, और मैट्रिक्स की टाइप्स कौन सी होती हैं, कौन किस किस्म के मैट्रिक्स होते हैं। इसी तरह उनके अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो वो कैसे होती है, इनर प्रोडक्ट होता है वो कैसे होता है, और अगर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है तो वो कैसे होती है। ठीक है। इसी तरह हम पढ़ेंगे कि इसमें अगर इसको रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स को इक्वेशन की फॉर्म में, या अगर मैट्रिक्स है उसको इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लाना है, उसको कैसे करना है, और अगर एक सिस्टम है उसको इक्वेशंस की फॉर्म के अंदर कैसे लाना है। ठीक है। इसके अलावा जो रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स का क्या यूज़ हो सकता है, उसका हम इस चैप्टर के अंदर मुताला करेंगे और इन डिटेल में आपको बताऊंगा, साथ साथ एग्जांपल के साथ। और इन द एंड इंशाल्लाह हम फिर इसकी जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए आज हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो कि है एक इसका इंट्रोडक्शन और थ्योरी है मैट्रिसेस के हवाले से। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स इज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द 19th सेंचुरी बाय आर्थर कैले। ठीक है। आर्थर कैले था जिसने इसका आइडिया दिया था, और ये एक फेमस मैथमेटिशियन था who gave the theory of the matrices in 1857 and applied them in linear transformation. Matrices and determinants are widely applied in the field of mathematics, physics, statistics, electronics and several other disciplines. यानी कि हमारे पास जो है इसका मैट्रिक्स का आइडिया दिया था वो आर्थर कैले ने दिया था 1857 में, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दी थी। इसके अलावा इसमें बताया कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एंड सब अदर डिसिप्लिन्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। In this unit, we will be able to learn about the introduction of the matrices and purpose of the studying matrices algebra, various types of the matrices, apply basic operation of addition, subtraction and multiplication on matrices, और इसी तरह फोर्थ इसके अंदर है सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम इसके अंदर जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? After studying this unit, student will be able to understand the data representation using matrix के डाटा को matrices के अंदर किस तरह जाहिर किया जाता है, business application of the matrices problems आएगा, translate the practical problem linear equation into matrices, यानी आपकी ज़िंदगी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो आपके पास जो practical problems हैं उनको अगर आपने linear equation और उसको फिर matrices के अंदर लाना है तो वो कैसे लाना है, solve a system of linear equation and the related real life problems, इनको हम इस चैप्टर के अंदर इसका हम मुताला करेंगे। ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के। चलिए हम आज के अपने टॉपिक जो है 5.3 की तरफ बढ़ते हैं। 5.3 है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट आर अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम। इसकी डेफिनेशन है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट आर अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम्स। इन जनरल अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द एलिमेंट्स। ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, जनरलाइज फॉर्म इसकी किस तरह की होती है, मैट्रिक्स जो है वो कॉमनली किस तरह लिखे जाते हैं, उसको एक नाम से, एक इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक्स से उसको ज़ाहिर किया जाता है, और इसी तरह उसके अंदर कुछ रोज़ होती हैं, ये वाली रोज़ होती हैं। ठीक है। ये रोज़ होती हैं और ये इसके कॉलम्स होते हैं, ये इसके कॉलम्स होते हैं। ठीक है। ये रोज़ हैं, ये कॉलम्स हैं, वो 1 2 जितनी भी होंगी उसके हिसाब से फिर हम उसके आगे डिटेल पढ़ेंगे। अच्छा, उसका अगला टॉपिक है पर्पस ऑफ स्टडिंग मैट्रिक्स अलजबरा। क्या है कि उसका पर्पस क्या है कि इन मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक फील्ड्स वी यूज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आर सूटेबल फॉर द स्टोरेज, डिस्प्ले एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। मैट्रिसेस आर यूज इन ग्राफिक सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू द रेंडर इमेजेस। ठीक है। ये इसके उन्होंने पर्पसेस बता रहे हैं, यूजेज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इनके यूजेज क्या क्या हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसको जो हम जब डाटा को है उसको एप्लीकेशन की फॉर्म के अंदर लाते हैं, और सूटेबल है कि हम स्टोरेज, डिस्प्ले और मैनिपुलेशन ऑफ डाटा होता है इसके अंदर। चलें अब हम उसके टाइप्स की तरफ आते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस।
वो कहता है मैट्रिसेस आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर एलिमेंट्स एंड अदर कंडीशन. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर एज डिस्कस बिलो. उसमें सबसे पहले है वेक्टर मैट्रिक्स. क्या होता है कि एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर. ये तो आगे डायरेक्ट जो वेक्टर की डेफिनेशन आ गई कि एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर, जो अमूमी तौर पे फिजिक्स की एक डेफिनेशन है. अ वेक्टर इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो और वन कॉलम, यानी जिसका सिर्फ एक रो या एक कॉलम हो वो आपके पास क्या कहलाता है, वेक्टर मैट्रिक्स कहलाता है. ठीक है, यानी कि इसकी वेक्टर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होगी, वेक्टर मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो और वन कॉलम इज कॉल्ड. जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, मैट्रिक्स के लिए इस तरह जाहिर किया जाता है. अगर इसके अंदर 2 लिखें जिसके अंदर एक रो है एक कॉलम है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास वेक्टर मैट्रिक्स है. अच्छा, रो वेक्टर क्या होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर. अ रो वेक्टर इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. ऐसा वेक्टर मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास रो वेक्टर कहलाता है. रो वेक्टर आर हैविंग n एलिमेंट्स हैज़ डायमेंशन 1 क्रॉस एंड द जनरल फॉर्म इज. अगर आपके पास उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो आप क्या करेंगे, 1 1 2 2 R1 1 R1 2 R1 n, यानी कि चलते जाएंगे कि रो इसकी 1 रहेगी और जो कॉलम्स हैं उसके वो बढ़ते जाएंगे. वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रो वेक्टर ये कहलाता है. ठीक है, क्या कहलाता है, रो वेक्टर कहलाता है. अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है स्क्वायर कॉलम वेक्टर. अ कॉलम वेक्टर इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, यानी ऐसा वेक्टर जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो. ए कॉलम वेक्टर सी हैविंग m एलिमेंट्स हैज़ बीन डायरेक्ट हैज़ जो है डायमेंशंस एज m क्रॉस 1 एंड द जनरल फॉर्म, यानी इसमें हमारे पास क्या होता है, एक कॉलम होता है, रोज ज़्यादा होती हैं. तो ये हमारे पास क्या है, जैसे C11 है, C21 है और CM1 तक ये जा रहा है. तो क्या है, सिर्फ ये एक कॉलम है, ये कॉलम होता है डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, और ये जो होती हैं वो रोज होती हैं. अच्छा, अब उसके बाद आते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर. स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, ए मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम बराबर हों उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. और इसकी फॉर्म किस तरह हो सकती है, वो 3 क्रॉस 3 हो सकती है, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. अब इसमें देखें 3 रोज हैं, 1 2 3, 3 कॉलम है, 1 2 3, 2 वाला भी हो सकता है. ठीक है, 2 1. अब देखें 2 रोज 2 कॉलम, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है. अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स. इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है. इज अ स्क्वायर फॉर विच द एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स आर इक्वल टू 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0. ये वाले एलिमेंट्स जो कहलाते हैं ना, ये कहलाते हैं डायगोनल्स एलिमेंट्स. ठीक है, अब ये 1 होने चाहिए, 1 और 1, और बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 होने चाहिए. तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स. चलो मैं आपको आसानी के लिए लिख देता हूँ कि अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स 3/3 का है तो किस तरह का होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो देखें ये जो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल इसके हैं, ठीक है, इनको डायगोनल्स कहते हैं. इक्वल टू 1 है और बाकी तमाम एलिमेंट्स उसके 0 हैं. तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. ठीक हो गया. चलिए हम अब आते हैं ट्रांसपोज के ऊपर. A matrix which is formed by converting all rows of a matrix into columns or converting all the columns into rows is called the transpose of the matrix, and the transpose of the matrix is written as A. जिस तरह एक मैट्रिक्स है ना, उसको अगर ये ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उसको A के ऊपर हम हल्का सा T बना देते हैं ऐसे. ठीक है, ये A ट्रांसपोज कहलाता है. इसमें करते क्या है, जो रोज होती हैं उनको कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम होते हैं उनको हम रोज बना देते हैं. इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज. फॉर एग्जांपल के तौर पर उसने कहा कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6. अब देखिए ये रो है 1 2 3 4 5 6, ये रोज हैं, रोज को कॉलम बना दें. ठीक है, तो क्या होगा, 1 2 3 ये कॉलम बन गया, 4 5 6 ये कॉलम बन गया. तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, ट्रांसपोज आपको आई थिंक के मज़ेदार भी लगेगा और बिल्कुल ईजी भी है समझने में. अच्छा जी, उसके बाद आता है मैट्रिक्स ऑपरेशंस. इन द सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिक्स. के मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं. कहता है 2 मैट्रिक्स कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशंस. अगर उनकी डायमेंशन सेम होंगी तब आप उनको ऐड भी कर सकते हैं, तब आप उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं.
यानी कि उनके सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ 2 2 3 1 1 3 4 1, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इसी तरह का होता 2 1 3 2 और प्लस दूसरा आ जाता 2 1 3, अब देखें इसमें तो 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं और इसमें 3 रोज़ 1 कॉलम है, इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। इसके लिए लाजमी है कि इनकी रोज़ और कॉलम आपस में बराबर हों। उसके लिए मिसाल के तौर पर दे रहेगा, इफ़ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ एम एंड क्रॉस एन, आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस वी हैव न्यू मैट्रिक्स सी ऑफ द सेम डायमेंशन एज एन ए एंड बी। यानी ए और बी की जो डायमेंशन होगी उसके जो सी मैट्रिक्स आएगा उनके एडिशन से उसकी भी डायमेंशन बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, अब हम उसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 99 पर। कहते हैं गिवन है आपके पास ए बराबर है 4 8 3 7, ये रोज ये कॉलम, एंड बी इज इक्वल टू 1 0 5 2। लेट्स फाइंड ए प्लस बी। Solution: we can find the sum by adding and corresponding entries in matrices. This is known as A plus B. ठीक है, क्या करेंगे 4 8 3 7 1 0 5 2। अब इसमें होता क्या है, जो जो एलिमेंट जिसके साथ के होते हैं वही ऐड होते हैं, यानी कि ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा। तो 4 + 1 हो गया, 8 + 0 हो गया, 3 + 5 7 + 2, तो ये आ गया 5 8 8 9। ये हमारे पास जो है वो एडिशन के बाद एक नया मैट्रिक्स आ गया है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है द क्वार्टरली सेल्स ऑफ व्हीट कॉटन एंड कॉर्न फॉर द ईयर 2010 एंड 2011 आर रिप्रेजेंटेड बिलो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये कहता है कि हमारे पास कॉटन है, व्हीट है और कॉर्न, इनकी सेल दी गई है कि ये हमारे पास 2010 और 2011 के अंदर इनकी ये सेल हुई है। ठीक है, वो ए और बी की फॉर्म में है। ए है हमारे पास 20 25 22 20 10 20 18 10 15 20 15 15, 20 = 10 15 20 25 20 18 10 8 30 15 एंड 10। ये दो मैट्रिक्सेस दिए गए हैं। उसने आपको क्या कहा है, वो हमें यहाँ पर कहता है कि आपने इनको ऐड करना है। वो कहता है फाइंड टोटल क्वार्टरली सेल ऑफ व्हीट कॉटन एंड कॉर्न ऑफ दीज टू ईयर्स। हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे, उसी तरह पहला कॉलम पूरा का पूरा लिखेंगे, दूसरा कॉलम पूरा का पूरा लिखेंगे। अब क्या करना है, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें। इसी तरह जो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना, ये ठीक है, इनको ऐड करते जाएं। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा 30 40 42 40 15 40 36 20 23 50 30 एंड 25। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं हमेशा वही इसके अंदर ऐड होती हैं। इसी तरह हमारे पास जो है सब्ट्रैक्शन के अंदर भी सेम यही होता है, यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ पर वो माइनस होता जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर। कोई भी एक स्केलर नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। वेयर स्केलर इज अ रियल नंबर, इट इज इफ के, हम यहाँ सपोज करते हैं कि इफ के इज अ स्केलर एंड ए इज अ मैट्रिक्स, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन बिलो। यानी के वैसे नंबर हो जाएगा और ए से इसको मल्टीप्लाई करें। अब के क्या है, A11 A12 A21 A22। ये जो के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा नहीं, अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरह का एक मैट्रिक्स है और उसको आप 2 से ज़रब दे रहे हैं तो अंदर हर एलिमेंट से ज़रब खाएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँगा, 2 एकम 2 2 3 6 2 चौके 8। ये इसकी होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। उसने आगे एग्जांपल भी दे रखी है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A = 1 0 -2 0 3 -1 फाइंड 2A, तो आपने 2A मालूम करना है। अब 2 इसमें हमारे पास एवरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 0 -2 0 3 -1, तो उसने क्या किया, हर एक के साथ 2 0 1 2 × 0 2 × -2 2 × 0 2 × 3 2 × -1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 0 -4 0 6 एंड -2। यहाँ ये 2 नहीं आएगा, ये 2 इसने एडिशन लगा रखा, गलती से इसने बुक वाले में लिखा हुआ है। अच्छा, अब इनर प्रोडक्ट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है डियर स्टूडेंट, वो आ रहा है इनर प्रोडक्ट का। इनर प्रोडक्ट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। लेट अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A1n, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये इसमें सारी एक रो है, इसमें एक रो है, एंड B = B11 B21 और Bn
देन इनर प्रोडक्ट ऑफ रिटर्न ए बी इज रिटर्न एज A11, ये इससे ज़रब खाएगा, ये इससे ज़रब खाएगा और ये इससे ज़रब खाएगा, तो इसलिए वो लिख रहा है A11 B11 A21 B21 और A1n इंटू BN1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये अब मैं आपको एग्जांपल से इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके दिखाता हूँ कि ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह की होती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी के हवाले से बताऊँगा। From the definition of inner product, we must follow the following 3 points. The inner product is defined only if the matrix or number of elements in a row and column are same. कि अगर रो और कॉलम यानी रोज में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही कॉलम में एलिमेंट्स हो तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। यह है पहला पॉइंट। When a row vector is multiplied by a column vector, the result of the inner product is a scalar quantity. वो स्केलर क्वांटिटी आएगा, ठीक हो गया, यानी कोई भी एक मिकदार आ जाएगी, वो मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर जो है वो नहीं आएगा। उसकी वजह क्या होती है, वो सारी ऐड हो जाती हैं। द इनर प्रोडक्ट इज कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन द टू वेक्टर्स एंड अलजेब्रिकली समिंग। अब जैसे आपको एग्जांपल से मैं एलोबरेट करता हूँ, कहता फाइंड द इनर प्रोडक्ट ऑफ रोज एंड कॉलम में वेक्टर्स। ए आपके पास है -5 3 0 2 और बी आपके पास है 3 -1 4 and 2। तो इनर प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे, ए डॉट बी इज -5 3 0 2 और इधर आ गया 3 -1 4 and 2। अब मैंने क्या बताया है, ये खाएगा इससे ज़रब, ठीक है, -5 × 3, बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर ये खाएगा दूसरे वाले से, यानी कि पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से, बीच में आना प्लस का साइन है, प्लस 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 और इसको यहाँ ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया -8 -15 -3, यानी क्या बन गया -15 -3 +0 +4। तो ये हो गया -18 +4, तो ये हमारे पास ये आ गया -14। अब ये देखें स्केलर क्वांटिटी है, यस ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, अब उसके बाद आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटायर मैट्रिक्स बाय अनदर एंटायर मैट्रिक्स। अब इसमें रोज और कॉलम वाला नहीं है, पूरे का पूरे दो मैट्रिक्स का आपस में ज़रब है। इनर प्रोडक्ट और तरीके का है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और तरीके की है। द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वी मस्ट मल्टीप्लाई द रोज ऑफ ए बाय द कॉलम्स ऑफ बी। ठीक हो गया स्टूडेंट, ए हमारा इसकी दूसरी कंडीशन हो गई है। तीसरी बात वो करता है यहाँ पर हमारे पास कि टेक द फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, मल्टीप्लाई देयर एंट्रीज, द रिजल्ट ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ये फ़र्क है इसके अंदर, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है जो इनर प्रोडक्ट है, और इसमें हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है। उसके लिए इसने एक एग्जांपल दिए, गिवन कि आपके पास ए इज 2 -3 4 and 5 1 3 7 and 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो हम यहाँ पास क्योंकि दो रोज दो कॉलम ये वाला मैट्रिक्स और प्रोडक्ट हमारे इसके पॉसिबल है, पहले हमें चेक करना था कि पॉसिबल है भी या नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस तरह होता ना कि इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 4 से, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम बराबर नहीं है तो इसके प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं था। अब हमने क्या किया, 2 -3 4 5 1 3 7 4। अब इसमें करते क्या है देखें, इसमें पहली रो को पकड़ते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 आ गया, बीच में प्लस का साइन, प्लस -3 को इससे 7 से, यानी 2 को इससे और इसको इससे करते हैं, ठीक हो गया, बीच में इससे पेस आ जाती है। फिर 2 को आपने इससे करना है और -3 को इससे, 2 × 3 प्लस -3 × 4। इसी तरह नीचे वाले रो पर आ जाएं, 4 को पहले इसके साथ करना है, इसके साथ, फिर प्लस डालकर 5 को इसके साथ करना है, ठीक है, ये आ गया। 4 को फिर इसके साथ और 5 को फिर इसके साथ करना है, तो ये आपके पास आ गया 2 -21 6 -12 4 + 35 12 + 20, -19 -6 39 and 30 39 and 32। तो ये देखें हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर ही हमारे पास इसका आंसर आया है, जबकि जब हमने इनर प्रोडक्ट किया था तो उसमें हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी -14 आई थी, जो अभी हम पिछले पेज पर कर आए हैं। चलें अब हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। कहता अली, आफ्ताब एंड दानिश बॉट कुकीज़ ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स P, Q and R. Ali bought 10 packets of S, 7 packets of T and 3 packets of U.
Aftab bought 4 packets of S, 8 packets of T and 10 packets of U. Danish bought 4 packets of S, 7 packets of T and 8 packets of U. If brand S cost Rs4, T cost Rs5, U cost Rs6 each, then using matrix operation find the total amount of money sent by these 3 persons individually. अब उसने बेसिकली क्या दिया है कि तीन लड़के हैं जिन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें प्रोडक्ट खरीदी हैं पी क्यू एंड आर. ठीक है, पहले रो के अंदर उसने क्या किया कि उसने जो अली ने चीज़ें ख़रीदी हैं उसको दे दिया 10, 7 एंड 3. दूसरी रो के अंदर जो हमारे पास जो दूसरा लड़का है आफ्ताब है, आफ्ताब का दे दिया. और तीसरी रो के अंदर उसने जो तीसरा लड़का है जिसका नाम है हमारे पास दानिश का आ गया. और इसके अंदर ये जो हमारे पास प्राइस दी हुई थी ना चारों पैकेटों की, एक की हमारे पास 4 है रुपये है, एक की 5 रुपये, एक की 6 रुपये, ये हमने तो मैट्रिक्स बना दी है. ठीक हो गया. अब इसका हमने देखना है कि प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है या नहीं है. इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि सिंस नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स क्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स सी. तो हमने क्या किया, इसको इनसे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे. ठीक है, आपकी आसानी के लिए ज़रा मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ. ये देखें, ये कॉलम आ गया था हमारे पास इस तरह के. उसने क्या किया है, 10 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया. तीनों में प्लस का साइन आया है दोनों में. ठीक है, फिर 4 को पकड़ा, 4 को 4 से, 8 को 5 से, 10 को 6 से किया. ये वाली रो मुकम्मल होगी. फिर 4 को 4 से, 7 को 5 से, 8 को 6 से, ये वाली रो मुकम्मल होगी. तो हमारे पास बन गया 40 प्लस 35 प्लस 18 और ये बन गया 16 प्लस 40 प्लस 60, 16 प्लस 35 प्लस 48, ये आ गया 93, 116 एंड 99. ये हमारे पास है कि अमाउंट स्पेंड बाय अली, आफ्ताब एंड दानिश इज़ 93 रुपीज़. उसने अपने आफ्ताब ने इस्तेमाल किया 116 रुपये और उसने दानिश ने 99 रुपये. अब देखा कि कैसे हमने रोज़मर्रा ज़िंदगी से हमने इसको लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. कैसे ये मैट्रिक्सेस जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो है हम किस तरह उनको यूज़ करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसके अंदर हमने ये इस चीज़ को जो है वो पढ़ा है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. अगला जो हमारे पास बात आ रही है वो आ रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन. कहता है लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1 x1 a2 x2 an xn इज इक्वल टू b कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म. कैसे, पहले जो है वह a1 a2 an ये एक रो की फॉर्म में आ जाएंगे. दूसरा है x1 x2 xn ये एक कॉलम की फॉर्म में आ जाएंगे. ये हो गया इक्वल टू b. ये इसको इक्वेशन को अगर आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में ज़ाहिर करना है उसकी आसानी के लिए उसने बता दिया. देखें 5x1 8x2 माइनस 3x3 इसको कहते हैं इसको लीनियर हम प्रोडक्ट्स सच एज उसको जो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन में इक्वेशन से इसको लाएंगे चेंज करके उसको हम इनर प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर लाएंगे. कैसे, पहले मैं कॉलम में पहले रो के पहले इसके अंदर आ गया 5 8 माइनस 3 जैसे मैंने आपको बताया था इसके अंदर. और जो ये रकमें हैं x1 x2 x3 इसको आपने कॉलम में लिख देना है x1 x2 x3. अब ख्याल किस चीज़ का रखना है, 5 के साथ 5 प्लस का है तो प्लस का आएगा, 8 प्लस का है तो प्लस का आएगा, an प्लस का है माइनस का है तो ये माइनस 3 है तो माइनस 3 आ जाएगा. ये वाली एंट्रीज पॉजिटिव की पॉजिटिव रहेंगी. तो ये हमारे पास इसको किसी भी हमारे पास इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करने का तरीका है. अच्छा, अगली बात आ गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. कहता है अगर हमारे पास m क्रॉस n सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन हैविंग द फॉर्म a1 x1 a12 प्लस है ये बीच में a12 x2 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1. इसी तरह ये नीचे चलता आ रहा है am1 इंटू x1 am2 इंटू x2 amn इंटू xn इज इक्वल टू bm. इस तरह की फॉर्म के आपके पास जब मौजूद हो तो इस सिलसिले में आप लोग क्या करेंगे, तो कहता है हम उसको कैन बी एक्स रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स. क्या होगा कि a11 से लेकर a1n तक, ये am1 से लेकर amn तक, और यहाँ पर आ जाएंगे x1 x2 और xn तक, b1 b2 से लेकर bn तक, और उसकी प्रोडक्ट फॉर्म आ जाएगी ax इज इक्वल टू b. ठीक हो गया. अब यहाँ पर उसने एक एग्जांपल करके दिखाई है कि कैसे हम इसको करते हैं कि कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एवरी डे, देयर टोटल प्रोडक्शन ऑन अ सर्टेन डे इज 50 टन्स. ठीक है. Further, it is observed that the production of the third product exceeds the production of the first product by 8 tons. Also, it observed that the total combined production of the first and third product is twice that of the second product. Write the given problem into an equation form. वो कहता है कि पहले हमारे पास जो है let us denote the production level of the 3 products by x, y and z. हम कहते हैं कि हमारे पास जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं वो x, y और z हैं,
और उसने कहा कि उसके हर रोज़ की जो यूनिट प्रोडक्शन है वो 50 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 50 के इक्वल आ गया। अच्छा, दूसरा आपके पास कहता है कि उसने ये दूसरी बात की है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्शन ऑफ द थर्ड प्रोडक्ट एक्सीड द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट, यानी कि अगर थर्ड प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन एक्स से 8 गुना ज़्यादा है, 8 टन ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 8 हो गया। तीसरी शर्त उसने दी हुई है, इट ऑब्जर्व दैट द टोटल कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट, फर्स्ट और थर्ड को अगर आप करें तो वो हमारे पास से सेकेंड की ट्वाइस के बराबर आती है। अच्छा, अब बाय रीअरेंज कर लें, पहली इक्वेशन होगी एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 50, ये देखिए सबसे नीचे हो गया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50। दूसरी है, इसको एक्स को इधर ले जाएं, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और ये 2y इधर आ जाएगा, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखें पहले के साथ 1 है 1 है 1 है, हम लिख देंगे 1 1 1। दूसरे के साथ x माइनस 1 है, z आपके पास 1 है, y इसमें है ही नहीं, तो y जो है वो हम इसको लिख सकते हैं 0y, तो इसलिए ये 0 आ गया। इसमें x 1 है, y माइनस 2 है, z 1 है इधर। अच्छा, ये फिर मैंने आपको बताया, तो ये तीन चीज़ होती हैं x y z, इसी तरतीब में आ जाएंगे x y z की फॉर्म के अंदर, और जो हमारे पास इस साइड पर ये यूनिट्स आ रहे थे वो आ जाएंगे 50 80 एंड 0, 50 80 एंड 0। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को किसी भी मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लाने का तरीका है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9, कहते हैं मिसेस जूलियट एंड मिस्टर जॉन वर्क ऑफ आवर कार एजेंसी दैट सेल्स इट 2 मॉडल्स, 2 मॉडल सेल करते हैं। The last month was August for the model of this year, and the model of the next year was presented in September. The following matrices represented the gross dollar sale of each month. अब फाइंड आपने इसमें क्या करना है, उसने क्या आपने इसमें से फाइंड करना है। अब यहाँ देखें उसकी डिटेल आ गई है। यहाँ उसने अगस्त की सेल दे दी है, कितनी है, जूलियट की है $36,000, और लग्जरी कम्पैक्ट की है $36,000, लग्जरी की है $72,000, जॉन की है $72,000, और इसमें जीरो उसने किया, इसको उसने ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया। अच्छा, सितंबर के अंदर कम्पैक्ट किया है $1,44,000, और लग्जरी की है $2,88,000, जूलियट की और जॉन की $1,80,000 एंड $2,16,000, इसको मैट्रिक्स बी नाम दे दिया है। कहता द जॉइंट डॉलर सेल इन अगस्त एंड सितंबर फॉर द ईच सेल्स पर्सन ईच मॉडल, द इंक्रीज इन डॉलर सेल फ्रॉम अगस्त टू सितंबर कितनी हुई है, ऑन अ ग्रॉस डॉलर सेल if both sales person take 6% commission, then find the commission received by each person in September sale for each model. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों को सम करके देख लेंगे ना, दोनों जो हमारे पास पे एक कंडीशन है कि द जॉइंट डॉलर सेल्स इन अगस्त सितंबर, उसके लिए क्या है कि दोनों की सेल कितनी हुई है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये इससे ऐड हो जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी दोनों की सेल 1,47,000 और 3,60,000, 2,52 और 2,16,000। ये आपके पास बेसिकली जूलियट की आ गई है और ये जॉन की आ गई है। अच्छा, बी क्या है हमारे पास, द इंक्रीज इन डॉलर सेल फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, उसमें हम क्या करेंगे कि जो अगस्त वाले से सितंबर की सेल कितनी है, तो उससे सितंबर वाले से हम अगस्त वाले को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास ये पहले यानी कि ये लिखेंगे 144,028,0,1,800,2,160 और ये दूसरा भी वाला इस जगह पर लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा द इंक्रीज इन डॉलर सेल फ्रॉम अगस्त टू सितंबर। सी में वो कहता है कि अगर वो 6% इनकी 6 है, तो ये बताएं कि इनका जो है वो प्रॉफिट जो कमीशन जो है वो कितना होगा। तो उसमें क्या किया 0.06, आपको पता है ना 6% है, उसको लिखने का तरीका 6/, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 0.06 को आप बी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ सितंबर का पूछ रहा है, अगर अगस्त का पूछता तो अगस्त का भी हम निकाल दें, फिर अगस्त वाले से मल्टीप्लाई कर दें। 0.6 से हर एंट्री को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इन दोनों का कमीशन निकल आएगा, इतना इन्होंने कमीशन लिया है, ठीक हो गया। अच्छा, एग्जांपल नंबर 10 है कि द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ पेंसिल, इरेजर्स एंड शार्पनर्स आर सोल्ड इन 2 days। पेंसिल, रेजर और शार्पनर जो है 2 दिन के अंदर सेल हुए हैं, उन्होंने दे दिया। मंडे को 40 पेंसिलें, 8 रेज़र हुई हैं, 4 से 6 शार्पनर हैं। ट्यूसडे को 50 पेंसिलें, 11 रेज़र हैं और 5 शार्पनर हैं। वो कहता है ये टेबल आपको शायद सही से नज़र नहीं आ रहा था कि मंडे की सेल है 40 पेंसिलें, 8 रेज़र, 6 शार्पनर। ट्यूसडे की सेल है 50 पेंसिल, 11 जो है हमारे पास इसमें रेज़र्स हैं और 5 शार्पनर हैं। कहते द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल
razor and sharpener is $0.03, $0.02 and $3 respectively. How much was made each day? हमने क्या करना है, ये जो अमाउंट है इसको लिख लेना 48, 6, 50, 11, 5, इसको एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना, और ये जो दूसरी है 0.3, 0.2 एंड 3 इसको एक में लिख लेना. इनको आपस में देंगे जब ज़रब, तो ये वाली एंट्री इससे ऊपर वाले से ज़रब खाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये 50 इससे मल्टीप्लाई होगा, 11.2 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 जो इससे मल्टीप्लाई होगा. तीनों में इनमें एडिशन का साइन लगाना है. जब आप इसको ऐड करेंगे तो मंडे का प्रॉफिट जो आ गया, मंडे का हमारे पास आ गया, जो हमारे कितने मेड हो रहा है वो 31.6 आ रहा है, और हमारे पास जो ट्यूसडे का आ रहा है वो 32.2 आ रहा है. ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आई होगी. अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ. एग्जांपल नंबर 11 है. वो कहता है सपोज अ वेक्टर a इज इक्वल टू 23.45, 45.75, 29.50 रिप्रेजेंट द प्राइसेस इन डॉलर्स पर यूनिट. इस वेक्टर के अंदर ये जो कीमतें हैं ये प्राइस डॉलर पर यूनिट करते हैं ऑफ 3 बुक्स, 3 किताबों की कीमतें हैं. लेट जो हमारे पास वेक्टर बी इज इक्वल टू 330, 450 एंड 270 भी, ये रिप्रेजेंट करता है द क्वांटिटीज ऑफ बुक्स, यानी ये उनकी प्राइस को पर डॉलर इसको मेंशन कर रहा है कि उनकी कीमत कितनी है 3 किताबों की, और ये उनकी क्वांटिटी है 330, 450 और 275. ऑर्डर्ड बाय यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी ने बुक्स ऑर्डर की थी. व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द परचेज? उसके लिए आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी कर देंगे. 23.45, 45.75, 29.50 ये एक मैट्रिक्स है, और ये दूसरा हमारे पास है 330, 450 एंड 275. हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 330, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. इसमें आएगा तीनों में एडिशन का साइन. जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 36,438.5. ये हमारे पास इसका डियर स्टूडेंट इसका आंसर बन गया. तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की जो थ्योरी है वो कंप्लीट मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर बता दी है, और मैंने कोशिश की है कि आपको मैं मैट्रिक्स के हवाले से कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूँ और आपको समझाऊँ विद एग्जांपल्स. अगर किसी को भी फिर इन इस चैप्टर के अंदर कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है. अगर फिर भी कोई इशू है तो आप एक पेज पर अपना क्वेश्चन लिखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा. इस व्हाट्सएप कह रहा हूँ, इसको आप कमेंट सेक्शन में इसको ऐड कीजिएगा. मैं इसका इंशाल्लाह रिप्लाई जो है वो फिर आपको दूंगा. तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह तैयार रहें. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.